बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम तलबा और तालिबात खैर खैरियत से होंगे। उर्दू का शिशम क्लास का काम 6 हफ्तों में तरतीब दे दिया गया है। आपने अपना तमाम काम खुशखती के साथ करना है। पहले सफ़े पर आपको कुतुब बीनी का उन्वान नज़र आ रहा होगा। कुतुब बीनी यानी किताब की पढ़ाई। इसमें आपने सबसे पहले ये 3 किताबों के नाम आपको दिए गए हैं। आपने इन 3 किताबों को, अगर आपको ये आसानी से ये तीनों किताबें मिल जाती हैं, इनमें से या कोई एक मिलती है, तो आपने उसका मुताला करना है और उसके मुताबिक यहाँ पर मालूमात आपने देनी है। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक किताब नहीं मिलती तो फिर आप अपनी पसंद की कोई एक कहानी पढ़ेंगे, फिर उस किताब का नाम लिखेंगे, उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। वो किताब अपने मौजू के लिहाज से मालूमाती है, मज़ाहिया है, तारीख़ी है, सफ़रनामा है या जासूसी है। उसके बाद क्या आपको ये किताब दिलचस्प लगी? इन तमाम सवालात के आपने जवाब देने हैं। आखिर में आपके पास जो है मरकज़ी किरदार, उसका जो अहम किरदार है, उस मरकज़ी किरदार की जो नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं कि वो ईमानदार था, वो सच्चा था, वो मुखलिस था, वो रहम दिल था, तो यहाँ पर आपने उसकी ख़ुसूसियात लिख देनी है। सफ़े पर जिस किताब का आपने मुताला किया है, उस किताब का खुलासा आपने अपने अल्फाज में लिखना है। उसके नीचे उस कहानी से आपको क्या पैगाम मिला या क्या नतीजा अख़ज़ हुआ या क्या सबक आपको हासिल हुआ, तो यहाँ पर आपने लिख देना है। अगले सफ़े पर हफ़्ता नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। उसमें सबसे पहले मेरी लुगत यहाँ पर दिया गया है। मेरी लुगत आप अपनी छोटी सी एक किताबचा टाइप एक किताब बनानी है, जिसमें आपने अपनी किताब के आखिर में दी गई फ़रंग में अल्फाज मायनी देखने हैं और उन अल्फाज मायनी को हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ, हर हर्फ के साथ आपने 3-3 अल्फाज उस किताबचे में लिख देने हैं। उसके बाद ज़ोर कलम यानी तख्लीकी लिखाई, आपकी तख्लीकी लिखाई में आपका उन्वान है मज़मून का उस वक्त की पाबंदी कामयाबी की ज़मानत के मुताबिक आपने यहाँ पर इंतहाई खुशखती के साथ यहाँ पर आपने अपना मज़मून लिखना है, जो कि 150 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अगला सफ़ा नंबर 59, उस पर आपने अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 1 यानी हम्द में से 5 अल्फाज लेने हैं और उनके आपने जुमले बना लेने हैं। उसके बाद अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 1 से 10 अल्फाज की आपने इमला, जो भी आपकी मौल्लमा हैं जो आपको पढ़ाती हैं या आपकी बहन या आपकी माँ अम्मी जान, यहाँ पर आपको अल्फाज बोलेंगी। इस दरसी किताब से देखकर आपने यहाँ पर 10 अल्फाज ज़बानी लिखने हैं। फिर ज़ोर कलम यानी आपकी तख्लीकी लिखाई में यहाँ पर आपको ख़त दिया गया है। आपने यहाँ पर ख़त लिखना है। ख़त के खाके को मद्देनज़र रखते हुए आपने ख़त लिखना है कि छुट्टियों में आपने 1 हफ़्ता किस खूबसूरत शहर में गुजारा, उसका तमाम अहवाल जो है आपने अपनी सहेली को ख़त लिखकर बयान करना है। उसके बाद आपको उन्वान दिया गया है खुद अमूज़ी यानी खुद लिखना। इसमें आपने अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 1 से एक पैराग्राफ लेना है और उसे खुशखती के साथ यहाँ दी गई जगह पर लिख देना है। अगला सफ़ा यानी सफ़ा नंबर 61 पर आपको तफ़हीम दी गई है। इस तफ़हीम के पैराग्राफ को आपने 2 से 3 बार इंतहाई तवज्जो के साथ पढ़ना है और तवज्जो के साथ पढ़ने के बाद आपने इन सवालों को देखना है। इन सवाल जो आपको सवालात दिए गए हैं, दी गई जगह पर इन सवालात के जवाबात आपने तहरीर कर देने हैं। सफ़े पर तफ़हीम में से अल्फाज दिए गए हैं। आपको उस तफ़हीमी अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपने इन अल्फाज के नए जुमले जो आपने खुद बनाने हैं यहाँ पर लिखने हैं। तलाशो जुस्तजू यानी आपने तलाश करना है और फिर वहाँ जो कुछ आपको उससे समझ आया आपने लिखना है। मीन कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपने इलामा इकबाल की बच्चों के लिए लिखी गई नज़में लिखनी हैं, जिसमें जैसे बच्चे की दुआ, मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गुलहरी, बकरी और गाय, इन नज़मों के नाम, चंद नज़मों के आपने नाम लिखने हैं और फिर उसी एक में से आपने जो है किसी एक का आपने मरकज़ी ख़याल लिख देना है। जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसका मरकज़ी ख़याल अगर मैं लिखूँगी तो यहाँ पर कि बच्चा जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है और उसकी ये ख्वाहिश जो है ये दुआ बनकर उसके होंठों पर आ रही है कि अल्लाह ताला उसके इल्म में इजाफ़ा करे। यानी 2 से 3 लाइन पर मुश्तमिल आपने यहाँ पर मरकज़ी ख़याल लिख देना है। उसका अहम किसी भी एक नज़म का अहम जो पॉइंट है, अहम नुक्ता जो है वो 2 से 3 सतूर पर जो मुश्तमिल हो वो यहाँ पर आपने लिखना है।
उससे आगे आपको टॉपिक दिया जा रहा है लफ्ज़ों का खेल। इस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए दायरे में दिए गए हरूफ से 3 और 4 हरफी ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाएं। अब यहाँ पर आपको दायरे में लिखा हुआ नून नज़र आ रहा होगा, उसके आगे पीछे आपको हरूफ नज़र आ रहे होंगे। इन हरूफ को के साथ आपने अल्फाज बनाने हैं, एक एक अल्फाज बनाने हैं, लेकिन उसमें नून का आना ज़रूरी है और जो लफ्ज़ आपने बनाना है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो। मसलन अगर मैं शीन से नून के साथ लफ्ज़ बनाती हूँ तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3 हरफी अल्फाज अगर मैं लिखती हूँ तो वो होगा शान, ठीक है। उसके बाद चे है तो चे से अगर मैं लफ्ज़ बनाती हूँ और वो मेरा 4 हरफी लफ्ज़ बन जाता है तो वो मैं लिखूँगी यहाँ पर चांद, चे अलीफ नून दाल। नंबर 63 पे आपका हफ्ता नंबर 2 शुरू हो रहा है। इसमें आपने फिर से एक कहानी का मुताला करना है और मुताला करने के बाद उस कहानी के मुसन्निफ़ का नाम और कुछ कहानी के जो अहम किरदार हैं उनके आपने नाम लिखने हैं। कहानी में से अपने पसंदीदा किरदार और उससे वो क्यों आपको किन खुसूसियात की वजह से वो आपको पसंद है वो यहाँ पर आपने वजह भी लिख देनी है। फिर उसी कहानी में से जिसका आपने मुताला किया है उस कहानी में से आपने 10 अल्फाज चुनकर उनके मायनी लिखने हैं, उन मायनी के मुतज़ाद लिखने हैं और फिर उनके मुतरादिफ यानी मिलते जुलता दूसरा मायनी भी यहाँ पर लिख देना है। और फिर ये सब लिखने के बाद उन अल्फाज के आपने जुमले भी अपनी दी गई जगह पर लिखने हैं। खुद आमूज़ी में आपने यहाँ पर 10वीं किताब के सबक नंबर 2 से 10 अल्फाज की इमला की यहाँ पर आपने मशक करनी है, जैसे कि आपने हफ्ता नंबर 1 में की थी। फिर आपने यहाँ पर आपको एक सरगर्मी नज़र आ रही होगी, इसम अलम का गुलदस्ता। इसम अलम की 5 इकसाम हैं। यहाँ पर अगले सफ़े पर वो सरगर्मी आपने यहाँ पर मुकम्मल करनी है। मसलन जैसे मैंने यहाँ पर इसम अलम का यहाँ पर खिताब दिया है, उसकी आपको जिन सफ़े पर दी गई ये तस्वीर आपने काटनी है, अंदर आपने यहाँ पर उसकी तारीफ़ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर वहाँ उस सफ़े से फूल उतार के आपने यहाँ पर चश्मा करने हैं और खिताब की मिसाल, जैसे खिताब है तो खिताब वो मुख्तसर नाम जो कौम हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, जैसे कि कायदे आज़म, सर सैयद अहमद ख़ान और शमसुल उलमा। यहाँ पर आपने उनकी 3 मिसालें दे देनी हैं। नंबर 66 पर फिर से ज़ोर कलम यानी अपनी कलम के ज़ोर पर आपने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखना है और शजरकारी की अहमियत बयान करके इन्हें शजरकारी की मुहिम में शिरकत की दरख्वास्त करनी है। शजरकारी से मुराद यानी दरख्त लगाना। अब दरख्त लगाना हमारे लिए क्यों अहम है? ख़त के खाके के मुताबिक आपने यहाँ ख़त का जो है खाका मुकम्मल तौर पे लिखकर उसके बाद यहाँ पर आपने नफ्से मज़मून में आपने लिखना है कि दरख्त की हमारे मुल्क में क्या अहमियत है, उसके हमें क्या फ़वाइद हैं। और फिर आपने एक मुहिम आपने चलाई और उसमें आपने उनको अपने उसी ख़त में आपने उनको दरख्वास्त की कि आपने हमारी इस शजरकारी की मुहिम में ज़रूर शिरकत करनी है। सफ़े पे आपको फिर उन्वान दिया गया खुद आमूज़ी। यहाँ पर आपने फिर से अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 2 के किसी एक पैराग्राफ की खुशखती करनी है, यानी यहाँ पर उस पैराग्राफ को अपने इंतहाई खुशखत लिखाई में लिखना है। अगले सफ़े पर फिर आपको ज़ोर कलम का उन्वान दिया गया है। इन ज़ोर कलम यानी अपने कलम के साथ आपने ऐसा कोई वाक़या लिखना है जिसमें आपने दयानतदारी से काम लिया हो, वाक़ये में दर्ज झैल नुकात शामिल हो कि आपने क्यों दयानतदारी का मुज़ाहरा किया, दयानतदारी के बाद आपने क्या महसूस किया। यानी दयानतदारी एक मोमिन की पहचान है और आपका कोई ऐसा वाक़या हो, आप किसी दुकान पर गई हों और वहाँ से आपने कोई चीज़ ख़रीदी हो और गलती से दुकानदार ने आपको ज़्यादा अगर पैसे दिए हैं तो आपने दयानतदारी का मुज़ाहरा किया और उसको अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए उस दुकानदार के पास आप वापस गए और आपने उसको वो पैसे वापस किए। उसके बाद आपको क्या खुशी महसूस हुई ये अच्छा काम करके, वो तमाम कैफियत आपने अपने कलम के साथ इंतहाई खुशखत अंदाज में दी गई जगह पर लिखने हैं। ज़ोर कलम के मुताबिक फिर आपने अगले सफ़े पर दिया गया मुकालमे का उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए कि 2 दोस्तों के दरमियान अपने एक दूसरे की मदद करना क्यों ज़रूरी है या हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए, 2 दोस्तों के दरमियान आपने खुशखत अंदाज में एक मुकालमा इलामत बयानिया का इस्तेमाल करते हुए मुकालमा यहाँ पर आपने लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि हफ़्ता नंबर 3 और हफ़्ता नंबर 4 का काम आपने कैसे करना है। हफ़्ता नंबर 3 में आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा ट्रैफिक जाम के उन्वान पर 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करें। दी गई तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाम है। अब आपने यहाँ पर मज़मून में वो लिखना है कि ट्रैफिक जो है वो किन वजूहात की बिना पर जाम होता है और उससे क्या नुकसानात होते हैं और इसके हल के लिए हमें क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए कि ट्रैफिक जो है वो जाम ना हो। अगले सफ़े पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर दिया गया है, अनुमान दिया गया है कि आपने दरख्वास्त लिखनी है अपने प्रिंसिपल को और उसे बताना है कि आप अपने स्कूल की तालीम में मज़ीद क्या बेहतरी चाहते हैं या आपकी क्या सजेशंस हैं कि ये तब्दीलियाँ लाएं और हम अपनी तालीम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। दरख्वास्त का तरीक़ाकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको पहले नोटबुक्स पर लिखवाया गया है कि बाखिदमत जनाब, और बिल्कुल आखिर में वैसे ही नवाजिश होगी अल-आरिज़ आपकी ताबेदार शागिर्द। छोटी है बड़ी है। सफ़े पर आपको दिया गया है इसम का मुअम्मा जो कि आपने हल करना है। आपको जैसे बताया गया कि इसम ज़मीर जो कि इसम नाम की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपना नाम लिखने की बजाय मैं कहती हूँ कि मैंने नाश्ता किया, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम लिखेंगे मैं, वो लड़के के लिए, लड़की के लिए। इसके लिए आपको सफ़ा नंबर 101 पे जो इसम ज़मीर दिए गए हैं वो काट कर आपने इसम ज़मीर की जगह पर लिखना है। इसम मौसूल वो लफ्ज़ जो कि वो खुद कोई मायने ना दें लेकिन जब जुमले में लग जाएं तो वो उसके मुकम्मल मायने दें, जैसे जो, जैसा, वैसा। इस तरह के अल्फाज जो हैं वो आपको एक सफ़ा नंबर 101 पर दे दिए गए हैं। आपने इसम मौसूल उसमें से तलाश करके काट कर यहाँ पर चस्पा करने हैं। इसम मारफा और इसम नकरा, इसम मारफा जैसे कि आप जानते हैं ख़ास नाम और इसम नकरा आम नाम, वो आपने वहाँ उस सफ़े से काट कर यहाँ पर चस्पा कर देने हैं। आपको दिया गया है हलशुदा मुअम्मों से कोई 5 इसमों को जुमलों में इस्तेमाल करें। जो आपने इसम ज़मीर, इसम मौसूल, इसम इशारा इसम मारफा और इसम नकरा जो आपने वहाँ एक सफ़ा नंबर 101 से काट कर वहाँ पर चस्पा किए, उनमें से ही आपने लफ्ज़ों का चुनाव करना है और उनके आपने जुमले बनाने हैं। आगे देखिए, आगे है अपनी दरसी किताब के किसी एक पैराग्राफ की खुशखती करनी है। आपने यहाँ पर अपनी दरसी किताब का कोई एक पैराग्राफ आपने लेना है और दी गई जगह पर आपने लिखना है। आपको दिया गया है दरसी किताब के सफ़ा नंबर 3 से 10 अल्फाज की आपने इमला करनी है। उससे नीचे आप देखेंगे तो आपको उन्वान नज़र आ रहा होगा तफ़हीम। पैराग्राफ जो आपको दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसको 2 से 3 बार गौर से पढ़ें और फिर दिए गए जो सवालात होते हैं उनको पढ़ने के बाद आपने दी गई जगह पर इसी पैराग्राफ के अंदर से वो जवाबात तलाश करके यहाँ पर लिखने होते हैं। अगले सफ़े पर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर सवाल नंबर 2, उर्दू अल्फाज का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। जैसे कि टेला का माउंट है, फिर आगे आपने यहाँ पर इन तमाम अल्फाज के इंग्लिश में मायने तलाश करने हैं और यहाँ पर आपने लिख देने हैं। उसके बाद देखिए, समंदर को बाहर भी कहते हैं, बहर भी कहते हैं, बताएं झैल के लफ्ज़ों को और क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको अल्फाज दिए गए हैं, चाँद को क्या कहते हैं, रात को क्या कहते हैं, सूरज को क्या कहते हैं। चाँद को महताब कहते हैं, सूरज तो इसी तरह इनके मुतरादिफ जो हैं, आपने रात को शब कहते हैं। तो यह आपने अपने जो हैं यहाँ पर अपना काम यहाँ आपने तलाश करके इनके मायने जो हैं वो लिख देने हैं। सवाल है, कोहान 5 हरफी लफ्ज़ है, आप ऐसे 5 हरफी अल्फाज लिखें जिनके आखिर में जीम आता हो। तो यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ लिखे है जैसे मेराज, मेराज मीम आइन रे अलिफ जीम। अब ये 5 हरफी अल्फाज है। बाकी 4 अल्फाज आपने सोचकर जो कि 5 हर्फ पर मुश्तमिल हो आपने लिखने हैं। नंबर 78 पर आपका हफ़्ता नंबर 4 शुरू हो रहा है। हफ़्ता नंबर 4 में आपको दिए गए यहाँ पर 2 मौजू दिए गए हैं जिसमें से आपने अपनी मर्ज़ी का एक मौजू मुंतखब करके 2 दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू लिखनी है। गुफ्तगू के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक दोस्त जो है वो उसके हक़ में बात कर रहा हो और दूसरा उसके मुखालफत में बात कर रहा हो। यहाँ आपको मिसाल दी गई है, जैसे कि पहला उन्वान है यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है। तो एक दोस्त का कहना है मेरे ख़्याल में यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो एक तालिबे इल्म की पहचान होती है। लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख़याल है कि यूनिफॉर्म इतना ज़रूरी नहीं है। अगर हम रोज़ नए कपड़े पहन कर जाएंगे तो उसमें हम जो है अपने आप में तब्दीली, रोज़ एक नई तब्दीली महसूस करेंगे। तो ये है, आपने एक जो है हक़ में बोलेगा और एक
उसके मुखालिफ, उसके अंगेस्ट बोलेगा। उसके बाद देखें यहाँ पर दूसरा टॉपिक है पढ़ने के लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है। अब कोई सा भी एक, इन दोनों में से कोई एक अपनी पसंद का टॉपिक लेंगे, एक उन्वान लेंगे, आप उस पर लिखेंगे कि अगर एक बच्चा कह रहे हैं कि उस्ताद का होना ज़रूरी नहीं है तो क्योंकि हम जो है वो कंप्यूटर से या कहीं और से भी तालीम ले सकते हैं, तो दूसरा दोस्त जो है वो उसके हक़ में बोलेगा कि नहीं, एक उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक उस्ताद ही हमारी बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है, हमारे किरदार को बेहतर बना सकता है। इसी पे अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 4 से 10 अल्फाज की इमला की अपने मश्क करनी है। उसके बाद अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 4 की किसी एक पैराग्राफ की अपने खुशखती करके दी गई जगह पर लिखना है। नंबर 81 पर आपका जो है उन्वान दिया गया है, जो कि आपने लिखना है, एक मज़मून लिखना है। मज़मून में आपने लिखना है मस्मत सोच इंसान को कैसे कामयाब बनाती है, यानी हम अगर मस्बत सोच रखते हैं तो हम कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, या वो हमारी कामयाबी की कैसे ज़ामिन हो सकती है। इस उन्वान पर आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल, जैसे कि आपको मज़मून लिखने का तरीका बताया गया है, मज़मून के हिस्सों को, मज़मून की तकसीम को मद्देनज़र रखते हुए उसकी इब्तिदा, उसका नफ्स मज़मून और उसका इख्तिताम मद्देनज़र रखते हुए आपने मुकम्मल यहाँ पर एक मज़मून जो है दी गई जगह पर लिखना है। ये आपको इन्वान दिया गया है। अपनी दरसी किताब के पहले 7 इसबाक में से 10 मुहावरात तलाश करके जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि आपके सबक नंबर 4 में मुहावरात दिए गए हैं, उनको भी, और इसके अलावा मज़ीद जो आपके इसबाक में मुहावरात हैं, पहले 7 इसबाक में से उन मुहावरात को आपने तलाश करके यहाँ पर लिखना है और फिर उनके आपने जुमले बनाने हैं। नंबर 84 पर आपको तलाशो जुस्तजू के बारे में कहा गया है कि आपने अखबारात या रिसालों में से आपने तलाश करना है निशान अहदर पढ़ने वाले शोधा के बारे में मालूमात आपने इकट्ठी करनी है। यहाँ पर आपको शोधा की तस्वीर दी गई हैं जिनको निशान अहदर से नवाजा गया है। इनके बारे में तमाम मालूमात के इनको निशान अहदर किस वजह से दिया गया, इनके पैदाइश, जय पैदाइश, इनके और किस कारनामे की वजह से इन्हें निशान हैदर दिया गया, वो आपने तलाश करके दी गई जगहों पर इनके बारे में ये चंद मालूमात आपने लिख देनी है। उसके बाद निशान हैदर, पहले तो आपने बताना है कि निशान हैदर कहते किसे हैं और ये किन लोगों को दिया जाता है। ये तमाम मालूमात आप खुद तलाश करेंगे और फिर यहाँ पर आप दी गई जगह पर लिख देंगे। रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं इस वीडियो में आपको हफ़्ता नंबर 5 के सबक के बारे में बताऊंगी। हफ़्ता नंबर 5 जो कि छुट्टियों के काम का आखिरी हफ़्ता है, इसमें आप अपने काम को कैसे ख़त्म करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 5 से 10 अल्फाज की इमला की मश्क करनी है और उसी सबक नंबर 5 के किसी एक पैराग्राफ को खुशखत करके आपने दी गई जगह पर लिखना है। अगले सफ़े पर देखें, आपको फिर से एक तफ़हीमी पैराग्राफ दिया गया है। इस तफ़हीमी पैराग्राफ को आपने 2 से 3 बार पढ़ना है। 2 से 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने दिए गए सवालात के जवाबात जो हैं वो यहाँ पर दी गई जगह पर लिखने हैं। उसके बाद इस पे सवाल नंबर 1 तो आपने सवालात के जवाबात लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है खत कशीदा अल्फाज मायने के साथ लिखने हैं। पैराग्राफ में जिन अल्फाज को खत कशीदा किया गया है उसके वो अल्फाज जो हैं अपने लिखने के बाद उनके मायने तलाश करके यहाँ पर दी गई जगह पर लिखने हैं। उसके बाद आप देखें सवाल नंबर 7 है, इबारत से कम कम 5 साबके और लाके तलाश करके इससे मज़ीद 2 नए मुरक्कबात यानी 2 नए अल्फाज बनाने हैं। जैसे कि पहले नंबर पर मैंने लिखा है ना काबिल बयां, जो कि आपके पैराग्राफ में जो है इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़। उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ जो लिखा है वो नालायक लिखा है। लाका जो है यहाँ पर आपके पैराग्राफ में नाक का दिया गया है एक, और उससे लफ्ज़ दर्दनाक इस्तेमाल हुआ है, और एक मैंने यहाँ पर लफ्ज़ बनाया ख़तरनाक। अब आपने बाकी के जो साबके और लाके हैं पैराग्राफ में से आपने ख़ुद तलाश करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद देखें सवाल नंबर 8 है, 10 अल्फाज चुने फिर वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर करने हैं। आपने जो अपने तफ़हीमी पैराग्राफ पढ़ा उसमें से आपने वो अल्फाज तलाश करने हैं कि जो वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और वही अल्फाज उनकी जमा क्या होगी। इसके अलावा
यहाँ पर आपने अल्फाज करने हैं, तलाश करने हैं। अब वो जमा की सूरत में अगर इस्तेमाल हुए हैं तो अपने जमा वाले खाने में लिख के उनके वाहिद जो है यहाँ पर लिख देने हैं। नंबर 90 पर आपको यहाँ पर उन्वान नज़र आ रहा होगा, वुसअत मेरे बयान की, यानी कितना वसी मेरा बयान या मेरा लिखना या मेरा बोलना जो है वो कितना वसी है या मेरी सोच क्या है। तो यहाँ पर आपको उन्वान दिया गया है, अपनी अम्मी की शख्सियत पर आपने एक नज़म लिखनी है, उसका आपने जो यहाँ पर अशार लिखने हैं उसके वज़न और बाहर का आपने ख्याल रखना है। जैसे कि आपने नज़म सुनी होगी, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, इससे रिलेटेड आपने खुद साख्ता एक नज़म बनानी है जो कि आपकी अम्मी की शख्सियत पर हो। अपनी अपनी अम्मी की शख्सियत को आपने मद्देनज़र रखना है। हर शख्सियत की नुमायाँ कुछ खुसूसियात होती हैं, आपकी अपनी वालदा की जो खुसूसियात हैं उन खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए वज़न का या काफ़िया रदीफ़ को मिलाते हुए आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप नज़म जो है वो खुद दी गई जगह पर लिखें। आगे देखें, आगे है किसी अखबार या रिसाले से कोई हम तलाश करें, इस हमद का जो बंद सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो नीचे दी गई जगह पर खुश खत लिखें। आपने किसी रिसाले या किताब से कोई नई हमद जो कि आपके दस्ती किताब में शामिल ना हो वो हमद आपने तलाश करनी है। उस हमद को पढ़ने के बाद उसका जो सबसे प्यारा जो बंद होगा जो आपको अच्छा लगता हो वो बंद आपने यहाँ पर दी गई जगह पर लिख देना है। नंबर 91 पर फिर से वुसअत मेरे बयान की, आपको यहाँ पर अपनी कहानी पढ़ी, बचपन से पढ़ी अंगूर खट्टे हैं कहानी को आपने उसी कहानी को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको एक नया अंदाज़ देना है और वो अंदाज़ मज़ाहिया अंदाज़ में भी हो सकता है। लोमड़ी को जब अंगूर खाने को नहीं मिले थे तो उसने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन आपने अब उस कहानी के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए उन अल्फाज को एक नया अंदाज़ देना है और वो अंदाज़ जो है वो मज़ाहिया अंदाज़ में भी हो सकता है। अगले सफ़े पर आपको दिया गया है उर्दू ज़बान हमारी पहचान के उन्वान पर 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून आपने तहरीर करना है। उर्दू हमारी चूँकि कौमी ज़ुबान है, ये हमारी पहचान है, तो इसी उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए आपने उससे मिलते जुलते पहले सवालात अपने माइंड में लेकर आएँ, अपने जहन में लेकर आएँ कि कैसे वो हमारी पहचान है, हमारी मादरी ज़ुबान क्या है। उर्दू जो है हमारी मादरी ज़ुबान है तो हमारी आबाई ज़बान क्या है, उस ज़बान के अगेंस्ट हम उर्दू ज़बान अगर बोलते हैं तो वो हमारी पहचान क्यों है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू ज़बान है। इन तमाम लाइंस को अपने जहन में लाते हुए आपने 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून जो है वो दी गई जगह पर लिखना है। नंबर 94 पर आपको इल्लामा इकबाल की नज़म चाँद और तारे यहाँ पर दिए गए हैं और हर बंद का आपको मफ़हूम भी दे दिया गया है, उसके अल्फाज और मायने भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इल्लामा इकबाल जो हैं आपको पता है जो भी उन्होंने नज़में लिखी हैं वो हमें कोई ना कोई जो है वो पैगाम ज़रूर देती हैं। अब इस नज़म जो चाँद और तारे हैं इसमें भी हमें ये पैगाम दिया गया है कि हम हिम्मत और कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं तो हम ज़रूर कामयाब होते हैं। यानी इसका आखिरी शेर जो है वो ये है, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, कि जो मेहनत करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, लेकिन जो मेहनत से घबरा जाते हैं तो वो फिर वो अपनी मंजिल को नहीं पाते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद ये नज़म देने के बाद, उसका मफ़हूम देने के बाद आपको यहाँ पर सफ़ा नंबर 96 पर जो है वो इनका जो बुनियादी तसव्वुर है वो दिया गया है, उसकी सरगर्मियाँ ये जो चंद सरगर्मियाँ दी गई हैं कुरान मजीद की सूरत अल-कबूत की आयत नंबर 60 का तर्जुमा है, ए नबी कह दीजिए कि मुल्क में चलो फिरो, सोचे ज़मीन में चलने फिरने में इंसान के लिए क्या फ़ायदे हैं, 2 फ़ायदे नीचे लिखे यहाँ पर, ठीक है। यानी जो ये आयत है इस आयत के मुताबिक आपने यहाँ पर आपको जो सवाल दिया गया है आपने उसका जवाब लिखना है कि अगर हम ज़मीन पर चलते फिरते हैं यानी ज़मीन पर हम मेहनत करते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे, इंसान को क्या फ़ायदा होता है जब वो इस ज़मीन पर चलता फिरता है, यानी वो फसल भी अगर उगाता है तो उसका इंसान को क्या फ़ायदा है, या इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत का मफ़हूम क्या है, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पर उसका जवाब लिखना है।
आगे आपको काफ़िया पता है। काफ़िया जो है वो ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो अशार में अल्फाज के साथ गैर मुसलसल तौर पर आखिर में बार बार आते हैं, और ये मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, मिलते जुलते अल्फाज या हम वज़न अल्फाज होते हैं। और जैसे है सहर और कमर। ठीक है, तो इन अल्फाज के मुताबिक आपने मज़ीद यहाँ पर काफ़िए लिख कर आपने हम काफ़ी अल्फाज एक नया उससे मिलता जुलता यहाँ पर शजर जो है वो बताया गया है आपको, और आपने यहाँ पर नज़म में से मज़ीद जो है वो यहाँ पे काफ़ी अल्फाज लिखने हैं, और उससे नया जो है मिलता जुलता अल्फाज उसका आपने यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो उसी मिसरे में रदीफ़ इस्तेमाल हुआ होगा यहाँ दी गई जगह पर आपने लिखना है। शुक्रिया। G students, look at page number 3. There is a comprehension at the coal mine. First of all, you have to read this comprehension 3 times and then be careful about understanding of questions. First of all, clear the questions here and then you have to give answer according to the passage. Now, page number 3 and 4 is your question answers according to the comprehension, and on page number 5 you have some professions and their tools used by the professionalist according to their profession. Word bank is given here, and read the statement and give carefully the question, fill in the blanks. Then on page number 6, come on page number 6 there is a very interesting activity. Let's roll the dice. First of all, you have to roll the dice and then count the numbers. For example, yeah, you got two numbers, then look at the start from here the counting. For example, my father, Pakistan, we lived, Mansoor. Different words are given here and you have to just count the नंबर्स गिवन ऑन द डाइस, यानी कि आपने नंबर जो डाइस पर होंगे उनको काउंट करना है, फिर आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। माई फादर इन पाकिस्तान, अगर आपके डाइस के ऊपर टू नंबर्स आ जाते हैं 1 एंड 2 2, दैन फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हो इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान नंबर 2 पे तो पाकिस्तान आता है, दैन आपका नाउन क्या है, पाकिस्तान है। आपने उसके नीचे अगर टेंस है तो टेंस लिखने बताना है, और अगर वो नाउन है तो नाउन बताएंगे, दैन उसको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। पेज नंबर 6 एंड 7 आपने इसी तरीके से करना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ओके, ऑन पेज नंबर 8 देयर इज़ एन ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। जैसे कि मैंने कुछ की पॉइंट्स राइट किए हैं कि बैलेंस डाइट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या अहमियत है इसकी, और आपने हाईलाइट करना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर बैलेंस्ड एंड हाइजीनिक मील्स की। तो इसमें जो कीवर्ड्स होंगे आप उनको बेशक कोई कलर यूज़ करके हाईलाइट कर दीजिएगा, और आपके जो हैं वर्ड्स अथेंटिक होने चाहिए, वोकेबलरी ताकि आपकी इन्हेंस हो। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिएगा, न्यू वोकेबलरी वर्ड्स हों आपके लिए, जैसे कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है, एनर्जी एंड इंड्योरेंस, वेट मैनेजमेंट, improve mental health, healtही bones and muscles, skin and hair health, eye health, ओवरऑल वेलबींग। यानी कि ये इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स मैंने आपको कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं। इस तरह के आपने वर्ड्स यूज़ करते हुए कैसे राइट करना है। अपना होमवर्क जो है एसवीटी आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। देयर शुड बी नो अनटाइडी वर्क, और आपने जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, न्यू वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करेंगे आप इस ऐसे को राइट करते हुए, उनको आपने हाईलाइट करना है। नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट। जी, पेज नंबर 10 है। वीक 2 स्टार्ट हो गया है। अंडरस्टैंड योर एंगर। इस पेज के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंशन गिवन है। आपने सेम लाइक प्रीवियस वन कॉम्प्रिहेंशन, इस कॉम्प्रिहेंशन को 2 से 3 टाइम्स रीड करना है। मेन पॉइंट्स को, की सेंटेंसेस को आपने हाईलाइट करना है, और देन आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट आपने आंसर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से रीड करने के बाद ही आप उसके क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 12 है। व्हाट हैपन नेक्स्ट, थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट इन ईच सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस गिवन है यहाँ पर, आपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो आपको पॉसिबल लगता है, जो आपकी थिंकिंग से अकॉर्डिंग टू दैट आपने इसके रिप्लाई करने हैं। कि देखें फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मदर रोल्ड द शॉपिंग कार्ट आउट ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर एंड इनटू द पार्किंग लॉट, देन सडनली शी हैड फॉरगॉटन वेयर शी पार्क्ड
the grocery store, the mother forget something about द पार्किंग लॉट, यानी कि जो उसने पार्किंग कार्ट को, शॉपिंग कार्ट को पार्क किया है, शी गॉट समथिंग अबाउट दैट, वे इन विच रो, इन विच डायरेक्शन शी पार्क्ड द कार्ट। तो आपने इस तरीके से इनकी सिचुएशंस को राइट करना है, ठीक है, जो आपको इजी लगता है। आपने बस देखना ही है कि पीछे पास्ट टेंस यूज़ हुआ, जैसे रोल्ड लिखा हुआ है तो आपने नेक्स्ट पास्ट टेंस ही यूज़ करते हुए उसकी कोई भी सिचुएशन पॉसिबल जो आपको लगे वो आपने सेंटेंसेस 1 या 2 सेंटेंसेस में आपने राइट कर देनी है। जी, पेज नंबर 13 के ऊपर हमारे पास कुछ कंडीशनल कंजंक्शंस हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 5 में भी। जैसे इफ़ जो है वो अगर सेंटेंस के अंदर कुछ हाइपोथेसिस है, सिचुएशन गिवन है, तो देन हम इफ़ यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ टाइम है अप टू विच समथिंग हैपन्स, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम है जिसमें किसी एक्शन को होना है, देन यू हैव टू यूज़ अनटिल। एंड अनलेस एक्सप्रेस रॉन्ग थ्रेट एंड कंडीशंस, तो जहाँ पर आपको सेंटेंसेस में लगेगा कि कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, थ्रेट किया गया है, देन यू कैन यूज़ अनलेस। तो इन 3 कंडीशनल कंजंक्शंस के ज़रिए आपने इन सेंटेंसेस को फिल करना है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 14, द हिडन प्रोनाउंस। इस पेज के अंदर से आपने एक ये पजल बना हुआ है, हिडन प्रोनाउंस को सर्च आउट करना है और देन आपने यहाँ पे राइट करना है। जैसे कि आपको पता है प्रोनाउन इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। तो आपने इसमें से सर्च करना है और यहाँ पर राइट करना है, जैसे me, मी, he, ही। इस तरीके से आप इसमें से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, द पर्सन आई एडमायर्ड। आपके पास ये राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटी हु वर्क्स इन द प्रोफेशन यू एडमायर्ड, यानी कि ऐसे शख्स के बारे में लिखिए जिसकी आपने तारीफ़ की हो। व्हाट डू यू फाइंड इंस्पायरिंग अबाउट हिज और हर जॉब, उसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और आपने उसके बारे में लिखना चाहा। नेम ऑफ पर्सनैलिटी, ये आपके मदर, फादर, कोई टीचर, सिबलिंग्स में से कोई कज़न्स में से हो सकता है। देन उसके प्रोफेशन के बारे में राइट कीजिएगा और उसका नेम फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन करना होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 16, आई नीड अ लीव, यानी कि इफ़ यू वांट टू डू लीव फॉर एनी सेरेमनी ऑफ योर अंकल्स मैरिज, सो आपने यानी कि ये एप्लीकेशन राइट करनी है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर to attend a marriage ceremony of your uncle, and you want you want to take 2 or 3 holidays, so you have to write। आपने प्रॉपर राइटिंग पैटर्न को फॉलो करना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन का, एंड देन आपने ये एप्लीकेशन राइट करनी। On page number 17, hidden message in puzzle is very interesting activity for you. Word bank is given here and you have to use dictionary and then use find out the synonyms of these words. For example, synonym of poison is, इसमें से poison का synonym ढूंढें और then उनको प्रॉपर ब्लॉक्स में आपने स्पेलिंग के साथ राइट करना है। अगर किसी वर्ड के 5 स्पेलिंग्स हैं तो देखें कौन से नंबर में आएगा, वो 4 में आएगा या 3 में आएगा या 6 में आएगा। अगर किसी जैसे SAND सेंड 4 स्पेलिंग्स हैं तो आप देखें वो कौन से 7 में लैग करेगा या नेक्स्ट उसके साथ जो ब्लॉक बने हुए हैं उसमें आएगा। राइट द लेटर फ्रॉम द नंबर स्क्वायर इन द पजल अबाउट टू फाइंड इन ईच बॉक्स, और जो नंबर्स आपके यहाँ पर फाइंड आउट होंगे यहाँ से फाइंड आउट करनी है आपने। 1 2 3 में जो स्पेलिंग्स बनते थे सिनोनिम्स, बी फोकस्ड ऑन सिनोनिम्स। आपने जो वर्ड गिवन है यहाँ पे उसका सिनोनिम राइट करना है इन बॉक्सेस के अंदर और देन आपने उनकी स्पेलिंग्स को यहाँ पर भी राइट करना है। Okay, on week 3, page number 18, there is also a comprehension, oranges everywhere। आपने इस कॉम्प्रिहेंशन को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है, देन इसके क्वेश्चंस आंसर आपने अकॉर्डिंग टू द लिखने। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप कॉम्प्रिहेंशन को 2-3 टाइम्स रीड किया करें, देन आप डिक्शनरी यूज़ करते हुए उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करें, उनको उर्दू और इंग्लिश सिनोनिम बोथ में राइट करें। देन क्वेश्चन इज़ अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, देन उसका आपने आंसर ढूंढना है। अब एज इट इज़ नहीं होता कि आप सेम स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंशन से उठा के रखते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन इज़ चेंज, आपने थोड़ा सा उसको चेंज करके राइट करना होता है, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट राइटिंग क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कुछ हिंट्स आपको दी गई हैं, जैसे कि आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, दैट आर नाउन्स दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, एक्चुअली दे आर इमोशंस, फीलिंग्स एंड
थॉट्स। सो आपने इनको यहाँ पर राइट करना है एंड देन उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। आपके पास कुछ हिंट्स गिवन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के, आपने उनको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस राइट करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेकिंग एडजेक्टिव, आपने नाउन से एडजेक्टिव बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उर्वा रोट एन ऑटोबायोग्राफी इन अ सिंपल एंड डैश वे अंडरस्टैंडेबल, यानी कि अंडरस्टैंड के साथ आप क्या एडजेक्टिव क्या बनाएंगे, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। इंजॉय से इंजॉयफुल, इंजॉयबल, इंजॉयमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट, ब्यूटी से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस से दैट दिस लेटर इज़ कॉन्फिडेंशियल बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट, रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आपने नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 21, सेंटेंसेस अबाउट पिक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी कि सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस एंड यूजिंग नॉट यू हैव टू राइट नेगेटिव एंड हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे दे रीड, तो आप उसको कैसे चेंज कर देंगे, दे रीड इन क्लास, they do not read in class, do they read in class, and use interrogative sign। तो पिक्चर्स को देखते हुए आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आप सिंगुलर के साथ बना रहे हैं तो डज नॉट और डज को स्टार्ट में यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव बनाते हुए, और अगर आपने प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया है तो उसके लिए आपको दे के साथ या वी के साथ, यू के साथ आपने डू यूज़ करना होगा। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आप डू यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और अगर आप सिंगुलर के साथ बना रहे हैं तो फिर डज यूज़ करेंगे। जैसे कि ये मीन्स कि आपके साथ बहुत ईजी है ये, जैसे आप पहले कर चुके हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर स्ट्रेंज थिंग्स, पेज नंबर 22। दिस गार्डन सीन हैज़ 10 स्ट्रेंज थिंग्स इन इट, फाइंड एंड राइट वाई दे आर स्ट्रेंज। कुछ डिफरेंट थिंग्स हैं इस गार्डन के अंदर, ठीक है। तो आपने उनको फाइंड आउट करना है और उनके सेंटेंसेस राइट करने। जैसे मोपिंग है, ये देखिए क्लीनिंग हो रही है गार्डन के अंदर, दिस इज़ आल्सो स्ट्रेंज। एंड pumpkins are picked up by the boy, fish is in the ground and there are some fruits on the ground। सो आपने इन चीज़ों के सेंटेंसेस बनाकर राइट करने हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स पेज नंबर 24, हाउ इट, पेज नंबर 29 एंड 30, व्हाट डज द पिक्चर इज, पिक्चर में क्या है, राइट टू सेंटेंसेस फॉर ईच पिक्चर एंड यूज़ अ प्रॉपर एडवर्ब इन ईच। आपने हर सेंटेंस को एडवर्ब राइटिंग में, यानी कि जब आप सेंटेंस पैटर्न राइट करते हैं ना, एस वी एंड एडवर्ब पैटर्न, उस पैटर्न को यूज़ करते हुए आपने अकॉर्डिंग टू द ईच पिक्चर सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आप कह सकते हैं क्लीनली, फास्टली, क्विकली, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं मेंशन किया गया कौन सा एडवर्ब यूज़ करना है, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। द वर्ब्स ऑफ एक्शन, एक्शन वर्ब्स यूज़ करने हैं, या आपने अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखिएगा आप कौन सा आपने वर्ब इसमें ऐड करना है। ओके, फन विद साउंड्स, आपने साउंड्स का वर्ड बैंक आपके पास गिवन है, आपने हर सेंटेंस में पढ़ना है कि किसकी साउंड के बारे में पूछा गया है। जैसे लैम्प की साउंड होती है बाबा, काऊ की साउंड होती है मोमो, बेल, डोर बेल की टिंग टोंग। तो इस तरीके से आपने सारी साउंड्स को सर्च आउट करना है और इनको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक क्रिएटिव एक राइटिंग है, राइट अबाउट फील्ड्स शुड नॉट बी सेट ऑन फायर आफ्टर हार्वेस्ट, इनकी फसलें काटने के बाद खेतों को आग नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि फार्मर्स करते हैं। हिंट्स आपके पास गिवन है, आपने इन क्वेश्चन के आंसर्स को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ ऐसे टाइप राइट करना है। और जब आप ऐसे राइट करें तो गिवन स्पेस आपके पास 1.5 से ज़्यादा पेज होनी चाहिए, आपके एटलीस्ट 200 वर्ड्स का आपका पैराग्राफ होना चाहिए। Categorizing in a shell, when you categorize something, you group like items together. Use the words written on the sea turtle shell to complete the word web। जैसे कि आप स्पाइडर वेब बनाते हैं, इसी तरह आपके पास वेब गिवन है और आपके पास टॉपिक है सी टर्टल्स, यानी कि जो टर्टल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने बताना कि उनकी डाइट क्या होती है, नेम्स ऑफ काइंड्स क्या होती हैं, थिंग्स दे डू वो क्या क्या करते हैं, एंड बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं उनके पास। आपके वर्ड्स गिवन हैं, आपने इन्हीं में से फाइंड आउट करने हैं और इनको सेपरेट प्लेसेस पर, प्रॉपर प्लेसेस पर राइट करना है, जैसे कि आप लोग माइंड मैप और स्पाइडर वेब बनाते हैं उसी तरीके से। अब आपके पास वेब बना हुआ है, जस्ट आपने इनको राइट करना है।
ओके अगेन वीक नंबर 5 में आपके पास एक कॉम्प्रीहेंशन है, हाउ राइटिंग डेवलप, यानी कि राइटिंग का प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 3 टाइम रीड करना है। देन आपने देखिए पेज नंबर 36 के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपने क्वेश्चन के आंसर्स राइट करने हैं। एंड बी केयरफुल अबाउट योर राइटिंग्स, आपकी राइटिंग नीट क्लीन और टाइडी वर्क होना चाहिए, अनटाइडी वर्क ना हो किसी भी स्टूडेंट का, एज़ यू नो कि इनके मार्क्स भी हैं। और ये आपकी कॉम्प्रीहेंशन देखिए थर्ड कॉम्प्रीहेंशन आप लोग कर रहे हैं, तो ये आपके पेपर में भी बहुत हेल्पफुल होगा। जी पेज नंबर 52 के ऊपर आपके पास एक एक्टिविटी है रिलेटिव प्रोनाउंस के हवाले से। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए या ताल्लुक़ को शो करते हैं। जैसे रिलेटिव्स क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो इसी तरह ये भी क्या करते हैं, रिलेशन शो करते हैं ह्यूमन बीइंग का। जैसे हु, होम, दैट एंड विच, इनको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो पेज नंबर 52 को यूज़ करते हुए आपने रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर राइट करने हैं और इनको पेज नंबर 38 के ऊपर आपने इनका को पेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल है, पैराग्राफ राइटिंग है, उसके अंदर कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स मिसिंग है। आपने इनको अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जैसे हमने पढ़ा था कि आ का यूज़ कब होता है, एन का यूज़ और दा का यूज़ कब होता है, सेम उसी तरीके से आपने इनको, अगर डायरेक्शंस हैं, माउंटेन्स के नेम है, रिवर्स के नेम हैं, तो आपने क्या राइट करना होगा, दा यूज़ करना होगा। अगर कोई वर्ब जो है वो वावल से स्टार्ट हो रहा है तो देन एन यूज़ करेंगे, और अगर वावल से नहीं है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो देन आप आ यूज़ करेंगे। तो आपने वर्ड्स को आराम से ब्लैंक्स को पढ़ना है और देन इनको अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन फिल करना होगा। जी एट द लास्ट देयर इज़ अ स्टोरी टाइम। रीड अ स्टोरी अबाउट अ डे व्हेन यू लेफ्ट वेरी हैप्पी, फेल्ट वेरी हैप्पी। आपने एक स्टोरी रीड करनी है, स्टोरी खुद से क्रिएट कर सकते हैं आपके, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हों, जैसे कि आपने ईद उल अज़हा गुजारी घर पे, तो ऑब्वियसली आपने बहुत इंजॉय किया होगा उस दिन। तो आपने कुछ क्लूज़ आपके पास गिवन है कि आप कहाँ गए, आपके दिन का स्टार्टर कैसे हुआ, वो डेट क्या थी, डे क्या था, एंड व्हाट वाज स्पेशल ऑन दैट डे, उस दिन स्पेशल क्या था। तो आपने सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है, जैसे ईद उल अज़हा है या कोई और आपके विज़िट प्लेस है जहाँ पे आपने विज़िट किया हो, तो आप वो सबसे पहले राइट करेंगे। देन उसके बाद आपने स्टोरी राइटिंग स्टार्ट करनी है। और स्टोरी राइटिंग करते हुए जैसे कि आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस आपने सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ करनी होती है। बी केयरफुल अबाउट इट, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ भी कर सकते हैं। और आपने थोड़ी सी हिंट आपके पास गिवन है, इनको यूज़ करते हुए आपने एक स्टोरी राइट करनी है। एंड दैट्स इट। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने हम काम कैसे करना है, और अपने काम को नीट एंड टाइडी कीजिएगा, प्रॉपर डेट एंड डे राइट कीजिएगा, और ऊपर जो आपके पास मेंशन है कोड ऑफ द डे, उसके बारे में भी आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, अपने मीनिंग्स को क्लियर करना है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए ख़ास तौर पर डिक्शनरी का यूज़ कीजिएगा ताकि आपको न्यू वर्ड्स भी मिले और आपकी वोकैबुलरी भी इनहेंस हो। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamualaikum. Hope you are all in good state of health and iman. Here is the SPT of class 6 math, Darul Arqam School, Holy Town, phase 1. Before starting the video, here is some instruction according to your task. Do all the homework in notebooks or loose sheets. Weeks should be mentioned at the top as a heading. Complete questions should be written with the answers. Before starting your task, you will prepare your first page as name, class, section, subject and summer vacation task. Let's start our video. In week 1, subdomain number 1, solve exercise 1.1 from question 3 to 7 and 1.2 from question 5 to 8. Remember one thing, that your presentation is really important. You will give the heading week number 1, subdomain 1, factors and multiples, exercise 1.1, question number 3. Write all the prime numbers between 30 and 65. Prime numbers are those numbers which have only two factors, 1 and itself. So the answer is 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61 and 59. Question number 4 is write all the even prime numbers between 50 and 100. So the answer is no even prime number. Question number 5 is list down all even prime natural and whole numbers. Answer is 2 because 2 is the only even prime number in natural and whole numbers.
Question number 6 is list down all odd composite numbers between 50 and 100. Composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. So the answer is 51, 55, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95 and 99. Question number 7 is write all neither prime nor or composite natural and whole number. So the answer is 1 because 1 is neither prime nor composite natural and whole number. Now the exercise 1.2 question number 5 is prove that prime factors of 2600 are same using division method and factor tree method. First we will do division method. 2600 we will start from the 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 6s are 12, 1 carry, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 5 6 are 30, 2 carry, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 13 1s are 13. So the factors are 2, 2, 2, 5, 5 and 13. Now with the factor tree method, first 2 factors of 2600 is 2, 1300. Further factors are 2, 2 and 650, 2, 2, 2 and 325, 2, 2, 2, 5 and 65, 2, 2, 2, 5, 5 and 13. Question number 6 is I am a product of 3 different prime factors. My greatest prime factor is 13. I am between 100 and 200. Who am I? If the greatest prime factor is 13, it means the remaining prime factor should be less than 13. So the prime factors are 2, 3, 5, 7 and 11. If we multiply 13 multiply 2 multiply 5 is equal to 130. 13 multiply 2 multiply 7 is equal to 182 and 13 multiply 3 multiply 5 is equal to 195. These are the numbers between 100 and 200. So the possible numbers are 13, 130, 182 and 195. Question number 7 is find the number that is a product of most prime numbers below 100. So the prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and up to so on. So if we multiply 2, 3 and 5 is equal to 30, 2, 3 and 7 is equal to 42, 2, 3 and 11 is equal to 66, 2, 3 and 13 is equal to 78, then 2, 5 and 7 is equal to 70. Question number 8 is write these index notations into expanded form. 2 power 4, 3 power square, 5 power cube. 2 power 4 means 2 is 4 times, 3 power square means 3 is 2 times, 5 power cube means 5 is 3 times. In week number 2, subdomain number 1, exercise 1.3 from question 3 to 5 and exercise 1.4 from question 3 to 7. You will give the heading of week number 2, exercise 1.3, question number 3 is what is the HCF of any 2 prime numbers. You can get any 2 prime numbers. I am going with 2 and 7. 2 1s are 2 and 7 1s are 7. Factors of 2 is 2 and 1 and the factor of 7 is 7 and 1. So the HCF is 1. It means HCF of any 2 prime numbers is always be 1. Question number 4 is can the highest common factor of 8 and 64 be greater than 8? Explain your reasoning. So the answer is no, a number greater than 8 cannot be the factor of 8. Question number 5. Alize has 16 science books, 28 math books and 30 English books. She wants to put these books equally without mixing the books and with no left over. What is the greatest number of books she can put in each packet? Answer is Alize has science books is equal to 16. She has maths books is equal to 28. She has English books is equal to 30. What is the greatest number of books she can put in each packet?
You can find the answer with the prime factorization or by division method. I am going with the prime factorization method. 2 8 the 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, 2 1s are 2, 1 carry, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Factor of 16 is 2, 2, 2 and 2. Factor of 28 is 2, 2 and 7. Factor of 30 is 2, 3 and 5. So the common factor is 2. Answer is 2 books of each package subject will be put in each package. Now the exercise 1.4 and the question number 3 is: a frog and a grasshopper jumps together and jump along the same path. The frog always jumps 25 cm and a grasshopper always jumps 15 cm. At what distance they will meet again? So the answer is: a frog always jumps is equal to 25 cm. A grasshopper always jumps 15 cm. At what distance they will meet again? You can go with prime factorization or by division method. I am going with the division method. 3 and 25 as it is, because 25 it is not divisible by the 3. So 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 1 as it is. Factors are 3, 5 and 5. 3 5s are 15 and 15 5s are 75. At 75 cm they will meet again. Question number 4 is: a university bus arrives near UET Lahore in every 280 seconds and an orange train arrives in every 360 seconds. How often do train and bus arrive at the same time? A university bus arrives every 280 seconds and orange train arrives every 360 seconds. How often they both will arrive at the same time? I am going to solve this question by using division method. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 0s are 0, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 2 0s are 0, 2 3s are 6, 1 carry, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 1 carry, 2 5s are 10, 35 as it is because it is not divisible by 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15, again 35 as it is, 3 5s are 15, 5 7s are 35, 5 1s are 5, 7 1s are 7 and 1 as it is. Factors are 2, 2, 2, 3, 3, 5, 7. After multiplication you get the answer 2520 seconds. Question number 5 is: I am thinking of a number that is divisible by 29, 58 and 116. What is the smallest possible number that I could be thinking of? Given numbers are 29, 58 and 116. We have to find the smallest possible number. 2 and 29 as it is because it is not divisible by 2. 2 2s are 4, 1 carry, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 1 carry, 2 8s are 16. Again 29 as it is, 2 2s are 4, 1 carry, 2 9s are 18. 29 is a prime number, so it is divisible by its own self. 29 1s are 29, 29 1s are 29, 29 1s are 29. Factors are 2, 2 and 29. After multiplication you get the answer 116. It is the smallest possible answer. Question number 6 is: the traffic lights at GPO Chowk change after every 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds and 120 seconds respectively. If they change simultaneously at 9 am, after what time will they change again simultaneously? Hint: 1 minute is equal to 60 seconds. Traffic lights change after every 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds, 120 seconds. When they will change again after 9 am. We will start from the smallest number. 2 1s are 2, 1 carry, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 0s are 0. 15 as it is because it is not divisible by 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 45 as it is, 2 3s are 6, 2 0s are 0. Again 15 as it is.
Question number 6 is the traffic lights at GPO Chowk changes after every 30 seconds, 60 seconds, 90 seconds and 120 seconds respectively. If they change simultaneously at 9 am, after what time it will change again simultaneously? Hint: 1 minute is equal to 60 seconds. Answer is traffic lights changes after every 30, 60, 90 and 120 seconds. When they will change again after 9 am. We will start from the smallest number. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 0s are 0. 15 as it is because it is not divisible by 2. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 45 as it is, 2 3s are 6, 2 0s are 0. 15 as it is, as it is, as it is. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 1 carry, 3 5s are 15, 3 5s are 15. 5 as it is because it is not divisible by 3. 5 as it is, 3 5s are 15 and 5 as it is. 5 1s are 5, 1s are 5, 1s are 5 and 1s are 5. Factors are 2, 2, 2, 3, 3 and 5. After multiplication, the answer is 360 seconds. In minute, 360 seconds divided by 60 because 1 minute have 60 seconds. 0 and 0 cancel. 6 1s are 6, 6 6s are 36. 6 minutes. After 9 am, they will change again at 9:06 am. Question number 7 is find the smallest 3-digit number divisible by 16, 24 and 30 respectively. Given numbers are 16, 24, 30. Smallest 3-digit number. 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 6 are 12, 15 as it is because it is not divisible by 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 15 as it is. 2 1s are 2, 3 and 15 as it is. 1 as it is. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1, 1 and 5 1s are 5. Factors are 2, 2, 2, 2, 3 and 5. After multiplication, the answer will be 240. It is the smallest 3-digit number. 1, 2, 3, 3-digit number. Now, week number 3, exercise 1.5. In week number 3, subdomain 1, solve exercise 1.5 from question 2 and 4 and 1.64 questions from each part. Question number 2 is find the relationship between HCF and LCM of 680 and 584. First, you have find the factors of 680 and 584 by the Dewey method. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 0s are 0, 2 8s are 16, 1 carry, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 3 carry, 5 7s are 35, 17 1s are 17. 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 73 is a prime number, so 73 1s are 73. Factors of 680 is 2, 2, 2, 5 and 17. Factors of 584 is 2, 2, 2 and 73. HCF is 2, 2, 2, 2 multiply 2 is equal to 8. In the LCM, common and non-common factors 4, 9, 6, 4, 0. After that, you have to find the product of two numbers, given numbers. Product of two given numbers, 680 and 584. 3,97,120. HCF multiply LCM. HCF, what is the HCF? This is the HCF. And what is the LCM? This is the LCM. After multiplication, you can get the same answer. If the answer of product of the given numbers and the answer of multiplication of HCF and LCM is same, it means it is the correct answer and it is the relationship between HCF and LCM. Question number 3 is the HCF of two numbers is 36 and their LCM is 1260.
If one of the numbers is 72, find the other numbers. HCF is equal to 36, LCM is equal to 1260, first number is equal to 72. What is the second number? You will put this formula HCF multiply LCM, first number multiply second number. HCF 36, LCM 1260, first number 72 and second number is not given. After multiplication, you get the answer 45,360 is equal to 72 multiply second number. After that, 72 is multiplied with the second number. After transfer to the second side, to the other side, it is divided by the 45,360. You will divide 45,360 with the 72 and the answer is 638 is the second number. Question number 4 is the HCF of two numbers is 48 and the LCM is 1440. If one of the number is 240, find the other number. Same as it is question number 3. HCF is equal to 48, LCM is equal to 1440, first number is equal to 240, second number it is not given. HCF multiply LCM is equal to first number multiply second number. 48 HCF, 1440 LCM, first number is 240 and second number is not given. After multiplication, you get the answer 69,120 is equal to 240 multiply second number. 240 is multiplied the second number. After transfer to the other side, 69,120 is divided by the 240 and the answer will be 288. Exercise 1.6. Calculate the squares of the following number.